दोस्तों, इस समय कर्नाटक चुनाव अपने पूरे सबाब पर है। 10 तारीख को चुनाव के वोट डाले जाने हैं और 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उसके पहले इस समय कर्नाटक में बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है। जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि पीएफआई की तरह वो बजरंग दल को प्रतिबंधित करेगी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया है और वे अपने पुराने मुद्दे पर लौट करके फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि कर्नाटक में लोग जय हनुमान नहीं बोल सकते, जय बजरंगबली नहीं बोल सकते, ये कांग्रेस करना चाहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बजरंग दल का बजरंगबली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज कांग्रेस पार्टी ये वादा क्यों कर रही है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी। दरअसल बजरंग दल के अगर आप इतिहास को देखें तो 1 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में इसका गठन हुआ था और उसके संस्थापक विनय कटियार के अनुसार ये विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। लेकिन इसकी सच्चाई मुझे कुछ और लगती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसने आगे चल कर के राम मंदिर को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया, लेकिन उसी समय आरएसएस जैसा संगठन जो राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुत्व की राजनीति तो करना चाहता था, लेकिन उसकी मुश्किल ये थी कि वो दलितों और पिछड़ों को अपने साथ कैसे जोड़े। उसी आरएसएस में आगे चल कर के उसी 80 के दशक में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ये सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके पहले विश्व हिंदू परिषद की इस युवा शाखा के रूप में ये बजरंग दल का निर्माण कराया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया पहला विनय कटियार, यानी एक उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति से आने वाले नेता को। और ऐसा क्यों हुआ? दरअसल आरएसएस जो इस देश के हिंदुत्व के नाम पर जो सांस्कृतिक संगठन चलाती है, लेकिन विशुद्ध रूप से वो एक राजनीतिक संगठन है जो बीजेपी को पीछे से सपोर्ट करता है। वो संगठन जिसमें ब्राह्मणों का ही अब तक बोलबाला है, एकमात्र रज्जू भैया जो क्षत्रिय थे वो सरसंघ चालक हुए हैं, वरना आरएसएस में ब्राह्मणों के अलावा किसी की कोई और एंट्री नहीं है उच्च पदों पर। तो ऐसे में पिछड़ों और दलितों का कैसे सांप्रदायिकरण किया जाए, कैसे उन्हें हिंदुत्व के चंगुल में लाया जाए और कैसे उन्हें उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए दंगों में और अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए बजरंग दल स्थापित होता है। और यही कारण है कि बजरंग दल में आप देखिएगा उस समय जो ओबीसी की खास करके किसान जातियां थीं या जिनको कहे जो ताकतवर जातियां थीं, उनके लोग उसमें शामिल होते हैं। और ये भी है कि 1990 से लेकर के 92 तक जो पूरा राम मंदिर आंदोलन चला, बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा शामिल होने वाले अगर नौजवान कोई थे तो वो बजरंग दल से ताल्लुक़ रखते थे। और बजरंग दल में से ताल्लुक़ रखने का मतलब है कि उसमें मोस्टली पिछड़े और दलित तबकों से, गरीब और वंचित तबकों से आने वाले लोग थे, जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, जिनको हिंदुत्व के पूरे आवरण में समेटा गया था, जिन्हें मुसलमानों के खिलाफ प्रचार, जिनके दिमाग में वो नफ़रत पैदा की गई थी, उन्हें हिंसा और गालियों के लिए उकसाया गया था। वही बजरंग दल आज ये दावा करता है कि उसके 22 लाख कार्यकर्ता हैं। उसका दावा है कि 25 लाख उसके सदस्य हैं और वो 2500 यानी 2500 अखाड़े चलाता है। जैसे आरएसएस की 50,000 से अधिक शाखाएं हैं, आरएसएस का ये दावा है, वैसे ही बजरंग दल का दावा है कि वो 2500 अखाड़े उसके चलते हैं। यानी अखाड़ों में पहलवानी होती है, कुश्ती होती है और उसी कुश्ती के बाद फिर खिचड़ी खिलाई जाती है और उस खिचड़ी भोज में ये दलित और पिछड़ी जातियों से आने वाले जो पहलवान हैं, जो कुश्ती करने वाले हैं और जो उसका समाज है, उनके भीतर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भरी जाती है
और संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्हें आतंकी और दंगाई बनाने की पूरी साजिश रची जाती है। तो ये जो बजरंग दल पर आज कांग्रेस पार्टी ने बैन लगाने की बात कही है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले अगर आप याद करें तो पीवी नरसिंह राव की सरकार ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जिन 5 संगठनों पर बैन लगाया था, उसमें से 3 संगठन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल थे, और 2 मुस्लिम संगठन थे जिनको प्रतिबंधित किया गया था। तो कोई पहली बार बजरंग दल प्रतिबंधित नहीं होने जा रहा है, यानी उसका वादा नहीं किया जा रहा है। अब इसी समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे, और बजरंग दल की गतिविधियों पर हमारी बराबर नज़र बनी हुई है। अगर आप उनकी बात करें कि बजरंग दल ने अभी तक किया क्या है, वो बजरंग दल जो हिंदुत्व के नाम पर दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उस संगठन में जैसे ही गुजरात में सत्ता आती है और खास करके नरेंद्र मोदी के हाथ में आती है, उन तमाम हिंदूवादी संगठनों के जो कर्ता धर्ता थे, जो नेतृत्व करता थे, जो सर्वे सर्वा थे, वो उन्हीं अगड़ी जातियों के लोग होने लगे जिन्हें उस सत्ता की मलाई काटनी थी। बजरंग दल पर एक आरोप ये भी है कि वो गोरक्षा के नाम पर लोगों को आतंकित करते हैं और वसूली करते हैं, ये भी एक आरोप है। और आपको याद होगा 11 जुलाई 2016 की वो घटना जिसने पूरे दुनिया में भारत के समाज की और भारत की राजनीति की को इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, जब ऊना में जो सोमनाथ जिले का एक गांव है, एक कस्बा है, वहां पर एक दलित परिवार के 7 लोगों को पकड़ करके उनकी परेड कराई गई थी और 4 लोगों को सरेआम पीटा गया था, केवल इस कारण कि उन्होंने मरी हुई गाय की चमड़ी क्यों निकाली। तो वहाँ जो स्वघोषित गोरक्षक थे, जो वास्तव में उसी बजरंग दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने 4 दलितों को बेरहमी के साथ पीटा था और उनका वीडियो बना करके प्रसारित किया था। उस ऊना कांड के बाद उस गुजरात में जगदीश मेवाणी के नेतृत्व में पूरा दलित आंदोलन होता है। इतना ही नहीं, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में भी शामिल पाए गए, और जब वो जेल से बाहर निकल करके आए, जमानत पर छूटे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन हत्यारों का, जो बजरंग दल से जुड़े हुए थे, सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे थे, उनका फूल माला पहना करके स्वागत किया था। और ऐसे में ये सवाल सामने आ रहा है कि ऐसे संगठन को जो संविधान को नहीं मानता, जो किसी कानून को नहीं मानता, जो 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर सरेआम हाथों में लाठियां लेकर के पार्कों में देखता है कि कहीं कोई नौजवान जोड़ा ना बैठा हो, और अगर वो होता है तो वे लड़की और लड़कों को पीटते हैं और लड़कियों से राखी बांधने के लिए मजबूर करते हैं। ये स्वघोषित हिंसक और आतंकी लोग हैं जिनका किसी कानून में भरोसा नहीं, संविधान में भरोसा नहीं, और वो लठैत की तरह है हिंदू धर्म की ही लड़कियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। दलितों को पीट करके उन्हें वंचित ही नहीं बल्कि उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बजरंग दल का काम रहा है। और मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ तो उत्पीड़न के और उनके हत्याओं की न जाने कितनी लंबी लिस्ट है कि उन्होंने क्या क्या किए हैं, और ऐसे में इस तरह के संगठन को क्या प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए? ये सवाल सीधे तौर पर आप आज कर्नाटक से उठ रहा है, और इसकी आहट, इसकी गूंज तो उत्तर भारत तक जाने वाली है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसे धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक एजेंडा बनाने की कोशिश की है, वो उनकी बेचारगी को दिखाता है, बेबसी को दिखाता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही है। लेकिन क्या उत्तर भारत के आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस इसका फ़ायदा उठाना चाहती है? मुझे लगता है कि अगर ये नैरेटिव आगे बढ़ता है और कांग्रेस पार्टी हिम्मत के साथ इस मुद्दे को उठाती है, तो दलितों के उत्पीड़न में शामिल बजरंगियों, हिंदू महिलाओं के अपमान और उनको पीटने के एवज में बजरंग दल जो शामिल रहा है वो एक्सपोज होगा। सुबोध कुमार सिंह की हत्या में
बजरंग दल जो रहा है वो एक्सपोज होगा। और आपको याद होगा कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि 2006 में नांदेड़ जो महाराष्ट्र का जिला है वहाँ पर एक आरएसएस के व्यक्ति के घर में जो बम बनाने का काम चल रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड में बात कह रहा हूँ, जिसमें 2 बजरंग दल के जो सदस्य थे वो मारे गए थे बम बनाने के उसमें प्रयास में। तो वो भी एक बजरंग दल का इतिहास है कि वो किस तरह से हिंसा और आतंक में शामिल रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये मुद्दा आगे भी जाता है और कांग्रेस पार्टी इसे हिम्मत के साथ उठाती है तो जाहिर तौर पर जो हिंदुत्व की पूरी प्रयोगशाला है वो कटघरे में खड़ी होगी। और जो बजरंग दल जैसे संगठन हैं, जैसे पीएफआई को बैन किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी कहा है कि पीएफआई की तरह वो बजरंग दल को बैन करेंगे, तो ये सियासत ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इस देश में जिन लोगों को ये लगता है, जिन संगठनों के कि वो स्वयंभू है और किसी को भी लाठी के बल पर हाँक सकते हैं क्योंकि उनकी सत्ता है, उनके लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आने वाले दौर में ये नैरेटिव बहुत मजबूत होने जा रहा है कि दलितों, हिंदू महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों और साथ ही साथ मुसलमानों और ईसाइयों पर उत्पीड़न करने वाले इस संगठन पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये मांग भी बहुत तेजी से उठेगी और मुझे लगता है इसमें बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि कांग्रेस पार्टी इसमें प्लस रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।